मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं मजदूर समाचार। मेरे साथ हैं उस जेएनएस फैक्ट्री के आंदोलन में लगातार एक अपनी भूमिका निभाते हुए जो साथी रहे। एक समय में वो गिरफ्तार भी हुए, जेएनएस की महिलाओं के साथ साथ उनके साथ गिरफ्तार हुए, जेल गए और अब भी उस मुकदमे को वो जेएनएस फैक्ट्री के मामले में जो मुकदमा उनके ऊपर लगे वो उसको झेल रहे हैं। साथी योगेश हैं हमारे साथ और इन्होंने बहुत नज़दीक से, बहुत बारीकी से, बहुत कोने अंतरों की भी चीज़ों को, जेएनएस की आंदोलन को, वहाँ के मजदूरों को और पूरे मामले को बहुत नज़दीकी से देखा, समझा, जाना, सुना। और हम अब आज जो हम बातचीत कर रहे हैं वो इसी विषय में है कि जेएनएस की जो फैक्ट्री का जो संघर्ष हुआ, उसमें शानदार परिचय दिया महिलाओं ने अपने जुझारूपन का। उसको कैसे समझा जाए, कैसे देखा जाए, कैसे जाना जाए, तो ये एक विश्लेषणात्मक वीडियो है। निश्चित तौर पे ऐसी वीडियो आज जब टिकटॉक रील और इस तरह चुटकुलों का और तमाम ऐसे हंसी मजाक की चीज़ें जो हैं वो जो सोशल मीडिया है उसमें ज़्यादा चलती हैं, इसे हम भी जानते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस तरह की विषय भी चर्चा का विषय बने। निश्चित तौर पे इस विश्लेषणात्मक वीडियो को देखने से हम इस आंदोलन से क्या सीखें, इस आंदोलन को कैसे समझें, इस आंदोलन को कैसे जानें और क्या-क्या गलतियां और क्या-क्या चुनौतियां और क्या-क्या दिक्कतें जब कोई आंदोलन होता है तो हमारे सामने आती हैं और कैसे उसका मुकाबला किया जाना चाहिए। हम जेएनएस की इस आंदोलन का विश्लेषण करके, उस पे बातचीत करके हम समझ सकते हैं, किसी हद तक समझ सकते हैं और उस समझ को आगे के इन इलाकों में जो भी मजदूर आंदोलन खड़े होंगे उसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और अभी भी जेएनएस के अंदर जो आंदोलन को हम कह सकते हैं कि वो समाप्त हो गया है, लेकिन जो एक सामान्य हलचल है उस फैक्ट्री में अभी भी बनी हुई है और उस फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे वो अभी भी अपनी गति में तमाम क्रियाकलापों में लगे हुए हैं। योगेश जी बताएंगे वो सारी चीज़ें क्या हैं, लेकिन हमारी कोशिश, मजदूर समाचार की कोशिश ये कि जेएनएस के जो आंदोलन जिसमें महिलाओं की प्रमुख भूमिका थी उसको कैसे समझा जाए, कैसे जाना जाए, कैसे देखा जाए और उससे क्या सबक निकाले जाएँ, इस विषय में है। हम और भी साथियों की कोशिश करेंगे कि बातें जिन्होंने उस आंदोलन में एक भूमिका निभाई, उसमें उसके साथ खड़े हुए उसको देखा, हम चाहेंगे कि उनकी भी बातचीत इस वीडियो में शामिल हो। लेकिन फ़िलहाल जब हमारे साथ योगेश जी हैं तो हम बात करते हैं योगेश जी से। उससे पहले मैं बता दूं कि गुड़गांव, मैंने पहले कहा कि गुड़गांव पूरे हिंदुस्तान में एक केंद्रक बना हुआ है जहां पे बेहद शानदार और मजदूर गतिविधियां, हलचलें, आंदोलन ये सब हैं। लेकिन उसमें से भी अगर मैं कहूं कि पूरे इस इलाके में महिलाएं, मजदूर महिलाएं पूरी रात और पूरा दिन एक फैक्ट्री गेट के कुछ दूरी पे, एक सड़क पे, एक चौराहे पे दिन रात वहाँ बिताती थी, सड़कों पे सोती थीं। और जिन्होंने फैक्ट्री गेट जब जाम किया तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया और उसके बाद सैकड़ों की संख्या में महिला मजदूरों को गिरफ्तार करके जेल के अंदर रखा, थाने के अंदर रखा। तब भी वो डरी नहीं, घबराई नहीं। और जब पुलिस परेशान होकर उनसे जब रात को 10 बजे के करीब पुलिस ने उनको धक्के दे दे के थाने से बाहर निकालना शुरू किया और थाने के बाहर से भी उनको धकेल के उनको अपने घर जाने के लिए कह रही थी। ये संवाददाता उस समय वहाँ मौजूद था और वहाँ से हमने आपको लाइव रिपोर्टिंग दिखाई थी। तो उस समय जो उन महिलाओं की बात थी कि जब तक हमारे सभी साथियों को आप नहीं छोड़ोगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये संवाददाता या कहूँ कि मैं स्वयं शायद ताउम्र मेरे जहन में वो उस रात की जो खूबसूरती थी और उन महिलाओं के चेहरे पे जो भाव थे, वो जो गरिमा उस समय की थी, वो शायद मैं भी कभी ना भूल पाऊंगा। और जब मैं उस रात का वर्णन कर रहा हूँ तो मेरे अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और ऐसी ही चीज़ें हमें सिखाती हैं, समझाती हैं, पर निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करती हैं। मैंने बहुत समझ लिया। और अब योगेश जी कैसे देखा जाए जेएनएस के इस महिला मजदूर आंदोलन को, कैसे आप इसका पूरा विश्लेषण करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बातचीत ये है कि
गुड़गांव है, उसके अंदर मज़दूर आंदोलन ये कहें कि मतलब काफ़ी टाइम से 2000 में जब मारुति के मज़दूरों का आंदोलन हुआ था, उनको वीआरएस दी गई थी, निकाला गया था, उसके बाद से लगातार मतलब कंटिन्यू है। और 2005 में होंडा के अंदर एक शानदार लड़ाई लड़ी गई, एक व्यापक तौर पर दमन हुआ और उसके बाद मज़दूरों को कामयाबी मिली। और उसके बाद हम देखते हैं कि औद्योगिक बेल्ट में तमाम यूनियनें मतलब बनती हैं और 2009 में रिक्को के मज़दूरों का शानदार आंदोलन होता है। लेकिन हम देखते हैं फिर उसके बाद 2012 में मारुति के मज़दूरों का आंदोलन होता है और हर आंदोलन पहले आंदोलन की तुलना में आगे बढ़ा हुआ आंदोलन होता है। और हम अब लगातार देख रहे हैं कि गुड़गांव में एक के बाद नए प्रयोग हो रहे हैं। और मारुति का आंदोलन तो एक वर्ल्ड वाइड आंदोलन था, जिसने मतलब जो आज की मज़दूरों की समस्या है, मज़दूरों को वर्ग के तौर पर पूंजीपति वर्ग ने विभाजित कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, परमानेंट या नीम ट्रेनिंग और मतलब तमाम तरह के जो अस्थाई वर्कर हैं, तो उनके तौर पर विभक्त कर दिया है। और आज भी मजदूर आंदोलन मजदूरों के विभक्त होने के कारण मतलब लगातार मतलब बैकफुट पे है और वो लगातार प्रयास कर रहा है आगे बढ़ने के। लेकिन मजदूरों में एक वर्गीय एकता नहीं है, इस कारण मजदूर लगातार बिछड़ रहे हैं और जो प्रशासन का जो दमन चक्कर है उनके ऊपर चल रहा है। तो इसी कड़ी में अगर हम जेएनएस के आंदोलन को देखें तो जेएनएस का जो आंदोलन 2014 से जेएनएस के मजदूर हर साल 2 साल में मतलब कंपनी जाम करते रहे हैं। और पिछले साल भी महिला दिवस के ऊपर उन्होंने कंपनी जाम की थी। और उस समय मतलब बेहद मतलब बिना किसी शर्त के एक ऐसा समझौता कर लिया गया था जिससे मजदूर बहुत ज़्यादा निराश थे। मजदूरों ने कंपनी को जाम किया, लेकिन जो समझौता हुआ वो 12-3 का समझौता ना होके वो एचएमएस के नेतृत्व में समझौता हुआ था। और 12-3 का समझौता ना होके वो ऐसे ही लिखित में समझौता हो गया था। लेकिन उसमें लेबर डिपार्टमेंट, ट्रेड यूनियन यूनियन और मैनेजमेंट मतलब तीनों पार्टियां शामिल थी। लेकिन वो समझौता ऐसा हुआ कि उसमें कोई चीज़ ठोस रूप पर में थी नहीं। और उसके बाद जब इस बार आंदोलन हुआ तो 3 मार्च से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ, तो मज़दूरों में वो एकता बन नहीं पाई कि पिछली बार भी आपने ऐसे ही कर दिया। तो मज़दूरों का वो गया नहीं कि भाई हर बार हम आंदोलन करेंगे और बिना किसी मतलब ठोस डिमांड के मतलब ऐसे ही समझौता हो जाएगा। तो इस कारण मज़दूरों में एक वो विश्वास डेवलप नहीं हो पाया और इस बार जो आंदोलन है वो पीक पे गया। लेकिन एक वर्गीय एकता बनाने में ये आंदोलन अक्षम रहा। और हम इस आंदोलन में देखें कि इस आंदोलन की सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि शुरुआत में 2014 में इस आंदोलन में नेतृत्व एटक का था। 2-3 स्ट्राइकों में जो नेतृत्व एटक का रहता है। लास्ट की जो 2 हड़तालें हुई हैं उनमें जो नेतृत्व है वो एचएमएस का रहता है। और मजदूर भी मतलब 2 नाव की सवारी कर रहे थे। और ये कहें कि लास्ट तक ये चलता रहा, एटक एचएमएस एटक एचएमएस। तो ये भी एक आंदोलन की कमजोरी रही। और हम देखते हैं कि सेंट्रल ट्रेड यूनियन जिस तरीके से अर्थवाद में लिप्त है, तो जैसे मतलब एटक और एचएमएस का लगातार नेतृत्व बदलता रहा, कभी एटक वाले आ रहे हैं, कभी एचएमएस वाले आ रहे हैं। तो इस आंदोलन में एक ठोस नेतृत्व का अभाव था। हालांकि जो महिलाएं हैं वो कम चेतना के कारण या जितनी भी इन संगठनों ने चेतना दी उसके आधार पर वो मजबूती से आगे बढ़ रही थी और मतलब जितनी उनकी समझ थी उससे आगे बढ़ रही थी। लेकिन वही 2 नाव की सवारी के कारण और ट्रेड यूनियन सेंटरों का अर्थवाद के कारण वो इस लड़ाई को मतलब राजनीतिक तौर पर नहीं देख पा रहे हैं। राजनीतिक तौर पर चीज़ों को आगे बढ़ाने का जो मामला है वो बड़ा ही
कमज़ोर है। जो ये हड़ताल हुई 28-29 की, उसमें 29 तारीख में मज़दूरों ने सुबह 5:30 बजे से गेट जाम कर दिया। उसमें हम देखते हैं कि जो तमाम जो नेता हैं, ट्रेड यूनियन नेता और यूनियनों के नेता, उन्होंने मतलब अ, सुबह से शाम को कुछ यूनियनों के नेता पहुंचते हैं और कुछ तो पहुंचते भी नहीं हैं। और जब गिरफ्तारी की बात आती है या प्रशासन से सामने की बात आती है, तो प्रशासन से सामना वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जिसके कारण हम देखते हैं कि वहाँ पे अगर थोड़ा सा प्रशासन का सामना किया जाता तो समझौता हो सकता था, लेकिन मज़दूरों को अपने हाल पे छोड़ दिया गया और मज़दूर के ऊपर लाठीचार्ज करके उनको ज़बरदस्ती बसों में ठूस के और थाने ले जाके जो आंदोलन अधिकार के लिए, सैलरी बढ़ाने के लिए, यूनियन के लिए था, इस तथाकथित लोकतंत्र ने और उसकी पुलिस ने उस आंदोलन को डाइवर्ट करते हुए एक बस फुकवाई गई मैनेजमेंट और पुलिस की मिलीभगत ने, और पूरा आंदोलन को डाइवर्ट कर दिया गया। जो वर्कर अधिकार के लिए, यूनियन के लिए फाइट कर रहा था, वो वर्कर अब केस हटवाने के लिए और केसों से पिंड छुड़ाने के लिए अभी उसकी पूरी मनासिकती है। तो ये जो देखते हैं कि जो तथाकथित लोकतंत्र और पूरा जो अम्बेडकरवादी हैं, वो जो संविधान को बचाओ और इस संविधान को पूजते रहते हैं और उनसे बहस भी होती रहती है कि ज़मीन पे आओ आओ, आपको दिखाते हैं कि संविधान क्या है, क्या हो रहा है ज़मीन पे। तो हम देखते हैं कि जब मजदूरों का आंदोलन होता है, कोई भी अम्बेडकरवादी नहीं भटकता है या संविधान को बचाने वाला कोई भी ज़मीन पे दिखाई नहीं देता है। तो जो समाज में हकीकत है कि जो पूंजीपति वर्ग है, नेता है, अफसर हैं और माफिया लोग राज कर रहे हैं, तो वो ज़मीन पे दिखाई देता है। और कोई भी जो ताकत जो इस संविधान के तहत मतलब जो मज़े ले रहे हैं या जो राज कर रहे हैं या जो जिनको कुछ मिला हुआ है, वो जब उत्पीड़ित वर्ग, मजदूर वर्ग जब संघर्ष करता है तो कोई भी दिखाई नहीं देता है। और ट्रेड यूनियन सेंटरों का ये रोना है कि वो, जैसे एटक की मैं बात करूं, तो एटक के यहाँ के जो नेता हैं, कोई इनेलो में है, कोई जेजेपी में है, ठीक है, कोई मतलब कांग्रेस के साथ है, कोई बीजेपी के साथ है, जो एटक की यूनियनों का मामला देखते हैं। एचएमएस का भी ऐसा ही है। ज़्यादातर यहाँ के ट्रेड यूनियन और ट्रेड यूनियन या यूनियन नेताओं की बात करें तो उनका कोई पॉलिटिकल जो स्टैंड जो मजदूर वर्ग का होना चाहिए वो नहीं है, उसका अभाव है। और वो राजनीतिक लेवल पे चीज़ों को सोचते ही नहीं, या थोड़ा बहुत हा हल्ला किया या उनको कुछ मिल गया, बस यहाँ तक सीमित है। किस तरीके से जो ये गुलामी है या जो परिस्थिति है इससे आगे बढ़ा जाए वो नदारद है। तो मैं यही कहूँगा कि 29 तारीख की जो घटना थी, तो और 30 तारीख को जमानत के लिए लोग आए, मारुति मजदूर संघ के साथियों ने पहल की और वो थाने में आए और हम 7 लोग जो अरेस्ट थे, तो उन्होंने जो जमानत की प्रक्रिया है उसके तहत बातचीत की। और हम देखते हैं कि लास्ट में आके एटक के नेताओं ने मतलब कुछ जेएनएस के वर्कर की वो ली। और इसमें हम देखते हैं कि जो गिरफ्तारी के बाद भी जो होना था, या जब गिरफ्तारी हुई, ना तो प्रशासन का, और जो देखते हैं कि प्रशासन ने भी किसी यूनियन के नेता को गिरफ्तार नहीं किया, उनको डर था। लेकिन जो यूनियन के नेता हैं वो भी एक तरीके से डरे हुए हैं। जब एसपीएम में वो लोग गए थे एक वर्कर की मौत के बाद, जो केस लगा दिए गए थे, और इस घटना के बाद भी उनको थाने में बुलाया गया या उनको टॉर्चर किया गया, तो वो उससे ही डरे हुए हैं। इस मामले में वो बैकफुट पे ही थे सारे नेता लोग, और मतलब प्रशासन का उन्होंने सामना नहीं किया कि 2 साल से इनका मांग पत्र लेबर डिपार्टमेंट में है, और सामूहिक मांग पत्र डलने के बाद अगर कोई मैनेजमेंट मजदूरों के ऊपर कार्रवाई करती है, उनको तबादला करती है, तो जाहिर सी बात है 33
बी के तहत मतलब कार्रवाई होती है और मालिक को सज़ा तक का प्रावधान है। उसके बावजूद भी मज़दूरों का जो स्थायी मज़दूर हैं जेएनएस के, उनका ट्रांसफ़र किया गया। तमाम मज़दूरों के साथ टॉर्चर करते हुए उनको निकाला गया और जब आंदोलन हुआ तो मतलब तब भी समझौता नहीं हुआ। और आज की वर्तमान की कंडीशन पे अगर मैं बातचीत करूं तो आज भी जो एटक के नेतृत्व में जो समझौता हुआ है तो उसमें कोई भी ठोस मांग नहीं है। 3 लोग जो एफआईआर नंबर 95 के तहत गिरफ्तार हुए हैं, उनकी रिहाई को लेके, एफआईआर वापस करने को लेके अभी कोई मतलब जो समझौता हुआ उसमें कुछ नहीं लिखा गया। मैनेजमेंट की मतलब सहानुभूति पे छोड़ दिया गया और तमाम ये लिखा गया कि सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। और मैनेजमेंट और मालिक वर्ग कितना सहानुभूतिपूर्वक है वो आप देख सकते हैं। और जो बस फूकी गई, इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बावजूद भी आज तक मजदूरों के 2 रुपए भी नहीं बढ़ाए गए। जो तनख्वाह बढ़ाने की जो मांग है, 15 साल, 18 साल, 10 साल, 5 साल, 4 साल से मजदूर वहाँ पे मिनिमम वेज पे काम कर रहे हैं। 4-5 स्ट्राइक हो रखी है। तो जो प्रशासन है वो कितना मतलब मालिक प्रस्त हो गया है, या जो सरकार ने इंस्पेक्टर राज खत्म करने के नाम पर जो लेबर अधिकारी हैं उनकी जो पहुंच है वो काफ़ी सीमित कर दी है। और जो पहुंच है उसमें भी लेबर अधिकारी मतलब भ्रष्टाचार करते हुए कार्रवाई नहीं करते हैं। शिकायत देने के बावजूद भी 8 घंटे का कार्य दिवस लागू नहीं होता है। शिकायत देने के बावजूद भी डबल ओवर टाइम लागू नहीं होता है। जब यही लागू नहीं होता तो वो तनख्वाह कैसे बढ़वा सकते हैं। बहुत सारी बातें कर दी आपने, और अब कुछ छोटे-छोटे सवाल और संक्षिप्त जवाबों की उम्मीद। ये बताइए कि 28 और 29 तारीख की जो हड़ताल थी, केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पे थी। सारे देश में जितना संभव हो सका आप जैसे संगठन के लोगों ने भी उसको फॉलो किया, उसमें हिस्सेदारी की, उसको सफल बनाने की कोशिश की। और तमाम ऐसे लोग भी थे जिन्होंने ये भी कहा था कि रस्मी नहीं बल्कि वास्तविक हड़ताल होनी चाहिए, रस्म अदायगी नहीं होनी चाहिए। इस रूप में भी चीज़ें चली। और मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछ रहा हूँ। 28 और 29 तारीख की देशव्यापी हड़ताल, जिसमें कई दर्जनों केंद्रीय ट्रेड यूनियनें लगी हुई थीं, है ना? उसकी सबसे शानदार तस्वीर क्या है आपके ज़हन में? देखिए, संक्षिप्त जवाब, छोटा जवाब। सेंट्रल ट्रेड यूनियनों ने तो अनुष्ठान ही किया। यहाँ पे कमला नेहरू पार्क में इकट्ठा होके और जो वो एक राम भजन करते हुए यहाँ मतलब डीसी ऑफिस लघु सचिवालय आते हैं और इनको एक लव लेटर दे के चले जाते हैं, वही प्रक्रिया रही। वही सबसे शानदार तस्वीर आपको याद आ रही है? ठीक है, एक ये तस्वीर थी। दूसरी तस्वीर जो मैं बता रहा हूँ, और इस हड़ताल के अंदर उस हड़ताल को थोड़ा बहुत भी कामयाब करने का किसी ने अगर प्रयास किया तो वो जेएनएस के वर्कर हैं। 28 तारीख को उन्होंने पूरी आईएमटी के अंदर जुलूस निकाला। लगभग 10 किलोमीटर का जुलूस था जेएनएस से होते हुए, और वो लोग अलियर चौक मारुति तक गए थे और फिर उसके बाद वापस आए थे। तो लगभग 10 किलोमीटर लंबा उन्होंने जुलूस निकाला 28 तारीख को। 29 तारीख को उन्होंने गेट जाम करके जुझारू तरीके से अपनी मांगों के लिए अपनी लड़ाई शुरू की। और जो हड़ताल का, अगर गुड़गांव में कहें हड़ताल के नाम पे कुछ हुआ तो यही एक तस्वीर है। इसके अलावा गुड़गांव में रस्म अदायगी के अलावा कुछ नहीं हुआ। पूरे पूरे देश से भी कोई ऐसी तस्वीर आपको याद आ रही हो, कोई अच्छी तस्वीर, खास तस्वीर? मतलब ऐसी कोई तस्वीर तो नहीं है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं बिहार वगैरह में ट्रेन का जो वो मतलब चलिए जाम कर देते हैं, वो वहाँ होता है, वहाँ एक ट्रेंड है। हुँ। लेकिन अगर औद्योगिक इलाकों में हम देखें तो हम देखते हैं कि हाँ, जेएनएस की जो शानदार हाँ। मतलब हड़ताल। हाँ, मैं आगे बढ़ते हैं। मेरे लिए भी 28-29 तारीख की हड़ताल में मैं फरीदाबाद, गुड़गाँव, मानेसर, धारूहेड़ा के तमाम इलाकों में पूरे 2 दिनों में घूमता रहा था।
और तमाम छोटी-छोटी लाइव चीज़ें आपको मैंने दिखाई थी कि किस तरीके से हड़ताल के दौरान नज़ारा है। लेकिन अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं 29 तारीख की शाम को 5 बजे के बाद से और रात के 12 बजे 2 बजे तक जो मैं मानेसर के सेक्टर 7 थाने के आसपास में जो रहा और जो जेएनएस फैक्ट्री है और उसका धरना स्थल जो रहा, उसके आसपास जो मैं रहा और वहाँ से जो शानदार नज़ारा मैंने देखा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में उस 28 और 29 तारीख के हड़ताल की सबसे शानदार तस्वीर वहाँ पर थी। अब योगेश जी आगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों दिल्ली का जहांगीरपुरी पूरे देश में एक चर्चित जगह बनी हुई है और बेहद सारी देश की मीडिया उस पे कुछ न कुछ दिखा रही है, लगा रही है, कर रही है। और उस सारे मामले में भी बुलडोज़र के आगे वृंदा करात का खड़ा हो जाना बहुत पॉपुलर तस्वीर वो हो गई है, बहुत वायरल तस्वीर वो हो गई है। मैं दरअसल कहना ये चाहता हूँ कि 29 तारीख की शाम को या पूरे दिन जब जेएनएस की महिला मज़दूर वहाँ एक आंदोलन चला रही थी, लाठीचार्ज उनके बर्बर लाठीचार्ज हुआ। उन्हें बसों में भर के थाने में रात के 11 बजे तक बंद रखा गया, उनके ऊपर मुकदमे लगाए गए, तमाम तरीके की उनके साथ प्रताड़ना की गई, तमाम पुलिस के द्वारा तमाम तरह के कानूनों की धज्जियाँ उड़ाई गई। एसएचओ साहब कोई बाइट मैंने उस समय एसएचओ साहब से भी पूरे मामले के बारे में जानने की कोशिश की, तो कुछ भी बात करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। मैं ये पूछ रहा हूँ कि वृंदा करात को उस समय उन महिलाओं के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए था? या वृंदा करात के अलावा तमाम दर्जनों ट्रेड यूनियनों के नेताओं को वहाँ पे नहीं आना चाहिए था? कुछ लोग समय अभाव और तमाम अपनी कार्यक्रमों की चीज़ों में हो सकते हैं, लेकिन कोई नहीं पहुँचा, गुड़गाँव स्तर के लोग भी नहीं पहुँचे, किसी स्तर के लोग नहीं पहुँचे उनके साथ। इक्का-दुक्का फैक्ट्रियों के कुछ मज़दूर यूनियनों के कुछ नेतृत्वकारी साथी पहुँचे थे, है ना? लेकिन कोई बड़े संगठन का कोई लीडर, कोई बड़ा मतलब ऐसा कोई आदमी नहीं पहुँचा। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहाँ मतलब वर्ग संघर्ष चल रहा है, आमने-सामने की लड़ाई जहाँ होती है, ये तमाम व्यवस्थाप्रस्त ट्रेड यूनियनें लगा लीजिए या सेंट्रल ट्रेड यूनियन लगा लीजिए या इनकी पार्टी या इनकी नेता वृंदा करात वगैरह-वगैरह सबको लगा लीजिए। तो वहाँ से ये लोग बचते हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि जिस तरीके से सुबह से शाम तक, सुबह 5:30 बजे से हम लोग पौने 6 बजे वहाँ पहुँचे थे और हमने लगातार डाला कि सब लोग वहाँ पहुँचे, क्योंकि वो एक शानदार लड़ाई का प्लेटफॉर्म बन गया था और मज़दूर अपने हक के लिए मतलब प्रशासन और यहाँ का जो पूरा निज़ाम है उसको चुनौती दे रहे थे और उनको सहायता की ज़रूरत थी। तो हमने भी तमाम सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम लोगों को कॉल की कि आप यहाँ पहुँचिए। तो हम देखते हैं कि जो लोग चलो वहाँ गए, अच्छी बात है, एक डेमोक्रेटिक लीडर का उन्होंने रोल प्ले किया, लेकिन संविधान के दायरे में उसका ऑर्डर लेके सुप्रीम कोर्ट का घूमना और उसका हवाला देना, ठीक है, ये जाहिर सी बात है, बुर्जुआ नेता भी ये लोग कर सकते हैं। इसमें मैं उसको एक कम्युनिस्ट नेता के तौर पर नहीं देखता। ये बुर्जुआ नेताओं का काम है संविधान का रोना रोते रहना या वो करना, ठीक है। नहीं तो एक जनवादी या एक यूनिवर्सल जो राइट होते हैं उसके तहत भी हम उनका सामना कर सकते हैं। और जो लोग सांसद हैं या वो हैं, उनको तो जनता के बीच होना चाहिए संघर्ष में, लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी नेता मजदूरों के बीच नहीं पहुंचा। सेंट्रल ट्रेड यूनियन में एचएमएस का जो राणा है वो शाम को पहुंचता है और अन्य यूनियनों के नेता हैं वो भी शाम को 3-4 बजे के आसपास वहां पहुंचते हैं। तो हम देखते हैं कि और वो भी पहुंचते हैं, वो भी एक समर्थन देने के लिए पहुंचते हैं और जाहिर सी बात है, जिस तरह की रिक्वायरमेंट थी वहाँ के आंदोलन को जिताने के लिए, उस लिहाज से वहाँ कोई नहीं पहुँचा। अगर उस दिन वृंदा करात या हर आदमी का हर जगह पहुंचना संभव नहीं होता, इसको हम भी समझते हैं, लेकिन वृंदा करात या उनके स्तर का, उनके कद-काठी का कोई नेता अगर वहाँ पे पहुँच गया होता मौके पर, तो क्या ये गुड़गाँव के मज़दूर आंदोलन के लिए एक मील का पत्थर साबित नहीं होता और यहाँ से गुड़गाँव और आसपास के इलाकों के लाखों लाख मज़दूरों को
अंदर एक साहस का संचार नहीं होता और वो जो 28-29 की हड़तालों को रस्म अदायगी कहा जाता है, वो एक नए और जुझारू दौर की शुरुआत नहीं कर सकती थी? देखिए ऐसा है कि जो व्यक्ति जिस भूमिका में है या उसने जिस तरीके से जीवन जीना तय कर लिया है, उसके विपरीत हम अगर उनसे उम्मीद करें, पहली बात तो वो वहाँ नहीं जाएँगे। वो उनका अतीत भी दिखाता है, ठीक है? वो जहांगीरपुरी पहुँच गए, गलती से पहुँच गए और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसका बखान करते हुए पहुँच गए। लेकिन जहाँ जंग का मैदान होता है वो नहा नहीं जाएँगे, बाद में पहुँच जाते हैं, ठीक है, पहुँचते रहेंगे। रही बात अगर वो पहुँचते, तो कम से कम ये जो मज़दूरों का जो दमन हुआ, ये प्रशासन ने और मैनेजमेंट ने जो मिल के जो बस फूकी है, वो प्रक्रिया नहीं होती। मज़दूरों को जेल या थाने नहीं जाना पड़ता, जेल नहीं जाना पड़ता और कोई समझौता होने की गुंजाइश थी। क्योंकि अगर हड़ताल के दिन अगर ज़ाहिर-सी बात है एटक का जो अमरजीत कौर हैं, दिल्ली में तमाम नेता रहते हैं एटक के भी। एचएमएस और एटक दोनों आंदोलन में शामिल थे और नेतृत्व चल रहा था उनका, कभी उनका, कभी उनका। तो उनके नेता आ सकते थे और ज़ाहिर-सी बात है दिल्ली के कार्यक्रम निपटा के भी आ सकते थे। जो अरेस्टिंग हुई है वो तो 5:30-6 बजे हुई है। तो कहने का मतलब यही है कि आजकल जो ये नेता हैं, ये उस तरीके से अपनी भूमिका ही नहीं देखते हैं कि हमें सरकार से लड़ना है या मज़दूरों का हक दिलाना है। ये बताइए कि वो आपने बखान किया कि कभी वो यूनियन एचएमएस के हाथ में रही, कभी जेएनएस के वर्कर एटक वालों के पीछे चलते रहे, कभी कुछ रहा, कभी कुछ रहा और पूरे मामले में एक भी लाठी एटेक के किसी नेता को नहीं लगी, एक भी लाठी एचएमएस के किसी नेता को नहीं लगी, एक भी किसी नेता की एचएमएस के नेता की गिरफ्तारी नहीं हुई, एक भी किसी एटेक के नेता की गिरफ्तारी नहीं हुई, योगेश कुमार की गिरफ्तारी हो गई और कुछ एक शाम जी हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई। ये सब क्या मामला है? जो यूनियन के जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए, आप लोग गिरफ्तार हो गए। देखिए हम लोग आंदोलन में मदद के लिए शुरू से जाते रहे थे और शुरुआत में ही हमें पता चल गया था कि यहाँ वर्कर 2 नावों की सवारी कर रहा है। लेकिन हमने तय किया कि वही वर्कर जितना लड़ता है हम उसका साथ देंगे और जब सुबह इसका गेट जाम का पता चला तो हम लोग भी वहाँ पहुँचे और लगातार शाम तक बने रहे। जब अरेस्टिंग की बात आई तो हमने भी मतलब ये सोचा कि हम वर्कर का साथ अरेस्टिंग में भी देंगे। लेकिन हमने देखा कि जो यूनियन और सेंट्रल ट्रेड यूनियन के जो नेता थे, ना तो प्रशासन ने उनकी गिरफ्तारी की और ना उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी। तो ये दिखाता है कि प्रशासन भी कहीं न कहीं यूनियन के नेताओं को गिरफ्तार करने से डरता है और कहीं न कहीं नेता लोग भी डरे हुए हैं। अब कौन किससे डर रहा है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन डर दोनों के दिमाग में है कि मज़दूरों के अगर वास्तव में नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है, तो जो चिंगारी है वो भड़क सकती है और तमाम मज़दूर जाग के खड़े हो सकते हैं वो लड़ने के लिए। तो ये डर प्रशासन के मतलब ज़हन में भी था। अभी हाल-फिलहाल में जेएनएस के मज़दूरों के बीच में क्या चर्चाएँ हैं? किस तरह का उनका हौसला है? वो क्या सोच रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? क्या चल रहा है फैक्ट्री के अंदर और फैक्ट्री के बाहर भी जो मज़दूर हैं उनके बीच? देखिए 3 साथी जेल में हैं। एफआईआर नंबर 95 में वहाँ के जो नेतृत्वकारी साथी थे, जो बाद में जिन्होंने जुझारू परिचय देते हुए आंदोलन को मजबूत करने में योगदान दिया था, साथी अजीत कुमार, तो वो जेल में हैं। 2 अन्य मज़दूर जेल में हैं और जिनके ऊपर 307 लगा के उनको अभी ज़मानत नहीं मिल रही है। पहली तो पिक्चर ये है कि वर्कर चाहते हैं भी उनको ज़मानत मिल जाए और जो ये समझौता हुआ 307 का डर दिखा के प्रशासन ने ये समझौता किया है या मैनेजमेंट जो चाहता था, मैनेजमेंट ने जो चाहा वो समझौते में लिख दिया। बार्गेनिंग में जो होना चाहिए था कि ये झूठी एफआईआर हैं ये वापस ली जाएं, तो ठोस रूप से समझौते में कुछ नहीं लिखा गया और
सब कुछ मैनेजमेंट की सहानुभूति पर छोड़ दिया गया। लेकिन अभी भी गांधीवादी तरीके से। ज़्यादातर वर्कर में निराशा है, वो हिसाब ले रहे हैं, हिसाब भी साल का 10,000 रुपये, जो कोई हिसाब नहीं है। वो उनका ग्रेच्युटी लगा सकते हैं या उनका जो लीगली बनता है भागते वो भूत की लंगोटी से। वो भी इससे ज़्यादा हो जाएगा, बातचीत करें तो ये नॉर्मल 10,000 रुपये साल के उनको हिसाब मिल रहा है, जो वर्कर हिसाब लेना चाहते हैं। और जो कंपनी जाना चाहते हैं उनको बड़ी स्लो प्रोसेस से अंदर लिया जा रहा है, और पता नहीं ये प्रोसेस 2 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा, तब तक वर्कर अदर कंपनी पकड़ चुके होंगे, क्योंकि वो किसी टाटा अंबानी की तो औलाद है नहीं कि वो 6 महीने बैठ के खा लेंगे। तो उनको रोजी रोटी सताएगी और वो किसी दूसरी कंपनी में जाके लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी मिनिमम वेज में ही काम कर रहे थे। और जिस तरीके से प्रशासन का रुख है, तो ज़्यादातर वर्कर में है कि यहाँ कुछ हो भी नहीं पाएगा, कि इतने प्रयास के बावजूद भी लेबर डिपार्टमेंट और प्रशासन मजदूरों को जो बुनियादी या मूलभूत अधिकार हैं छोटे मोटे, वो अधिकार भी नहीं दिला पाया। तो मालिकों की तानाशाही चल रही है, और प्रशासन लेबर डिपार्टमेंट पूरी तरह मालिकों के पीछे, मतलब उनकी सेवा में मतलब लगा हुआ है। 2 एफआईआर दर्ज हुई, 1 एफआईआर दर्ज हुई, इसमें से 150 लोगों को थाने में बिठा के रखा गया, फिर छोड़ा गया, 7 लोगों को जमानत करानी पड़ी अपनी 107, 151 की धाराओं के तहत। दूसरी एफआईआर हुई बस फूँकने के नाम पे, उसमें कुछ लोगों के नाम और अन्य कई सारे अन्य कितने जोड़े गए? वो अ, 15 से 25 हाँ, के तो आसपास। ये क्या चीज़ें हैं और इसको कैसे समझाएँगे आप? मतलब ये क्या सिर्फ़ मज़दूरों को डराने की कोशिश है, धमकाने की कोशिश है और कि भैया कोई भी आंदोलन करेगा उसके साथ ऐसा एक बस बाहर खड़ी की जाएगी, उसको जलाया जाएगा और फिर उसके लपेटे में सबको लिया जाएगा, नाम अन्य रखे जाएँगे और जो भी अ ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ आदमी होगा, जो कोई संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभा रहा होगा, उसको थाने जेल में भेज दिया जाएगा और आंदोलन को ठंडा कर दिया जाएगा। गुड़गाँव की फैक्ट्रियाँ अब इसी आधार पे चलेंगी, गुड़गाँव में सरकारें यही करेंगी, गुड़गाँव में श्रम अधिकारी अब यही कराएँगे, गुड़गाँव की पुलिस अब यही सब करेगी। देखिए, मैं एक मज़दूर वर्ग का सचेत सिपाही होने के नाते मैं ये देखता हूँ कि एक बस, उसकी कितनी कीमत हो सकती है। हुँ, वर्कर का अगर 1,000 रुपया भी बढ़ाया जाए, हुँ, तो मेरे ख़्याल से 2-3 महीने की वर्कर की तनख्वाह में एक बस आ जाएगी। हुँ, उसका उनको इंश्योरेंस भी मिल जाएगा, और बस है वो अंदर से फूँकी गई है। हुँ, जो अंदर से उसकी सीट वग़ैरह फूँकी है, मेरे ख़्याल से उसके टायर भी नहीं फूँके हैं। हुँ, ठीक है? तो ये बस फूँक के पूरे मामले को डाइवर्ट कर देना, और जो मामला अधिकार के लिए था, वो ज़मानत के लिए बन गया, हुँ, और किसी तरीके से कंपनी जाया जाए ये मामला बन गया। तो कहने का मतलब यही है कि ये बिना मिलीभगत के नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसकी तरीके से जांच करवाई जाए तो ये पाया जाएगा कि मैनेजमेंट ने ये बस अपने आप फूकी है। चाहे ये ज्ञान उसने को पुलिस प्रशासन ने दिया हो, चाहे ये ज्ञान उसको उनकी सेल्फ उसमें भी आया हो कि इस मामले को डाइवर्ट करने के लिए ये किया जाए। ठीक है? और ये जेपी मिंडा ग्रुप की कंपनी है, जिसकी किसी भी ब्रांच में यूनियन नहीं है, और उन्होंने कसम खा रखी है कि मैं यूनियन नहीं बनने दूंगा, और श्रम अधिकारी और प्रशासन तो साथ में है ही। जो अब आखिर में ये कि जेएनएस के तमाम मज़दूरों ने एक शानदार और जुझारू आंदोलन खड़ा किया था। ठीक है, समय की गति के साथ वो अपनी जगह पे है, लेकिन स्पार्टाकस के तमाम विद्रोहों को हम जानते हैं और एक लंबी प्रक्रिया में हर हारी हुई लड़ाई बहुत कुछ सिखाएगी, समझाएगी और फिर से जेएनएस के मज़दूर संभावना है कि वो फिर अग्रणी चेतना पे और आगे की चेतना पे खड़े होकर और शानदार तैयारी करके और बेहतर तरीके से अपने आंदोलन को खड़ा करेंगे। लेकिन आपका क्या संदेश है जेएनएस के मज़दूरों के लिए और आस-पास के और तमाम अन्य मज़दूर वर्ग के लिए? देखिए, मेरा तो कहने का मतलब एक ही संदेश है कि जब किसी का राज होता है तो कोई गुलाम होता है। अब दिक्कत ये है कि एक ढीला ढाला या जैसा भी पूंजीवादी लोकतंत्र है, तो लोग सोचते हैं कि हम गुलाम नहीं हैं, जबकि जो उनकी जो हालात है वो गुलामी जैसी ही है। तो मजदूर अगर एक वर्गीय एकता बना के, और मतलब
ये गुलामी को तोड़ने के लिए और एक बराबरी वाले समाज के लिए अगर वो लड़ता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ संभावनाएँ बनेंगी और आगे चल के मज़दूर को कुछ हासिल होगा। नहीं तो जिस तरीके से आज अर्थवाद के तहत जितनी भी छोटी-मोटी लड़ाइयाँ चल रही हैं, प्रशासन की और पूंजीपतियों की जो एकजुटता बनी हुई है, आज के टाइम पे अर्थवादी जो लड़ाइयाँ हैं वो भी सक्षम नहीं रह गई हैं या उनको भी लड़ा जाना बहुत कठिन हो गया है। और इसके लिए ज़रूरी है कि मज़दूर राजनीतिक लड़ाइयों की तरफ बढ़े और आज ये डिमांड बनती है कि मज़दूर अपनी राजनीतिक लड़ाई को समझे और आज इस पूंजीवादी समाज में, पूंजीवादी लोकतंत्र में जो गुलामी में जी रहा है, तो उसके खिलाफ वो एकजुट हो, संघर्ष करे। और जाहिर-सी बात है अगर वो वर्गीय आधार पर एकजुट हो जाता है, तो लड़ाई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। लेकिन वर्गीय लामंदी मुख्य प्रश्न बना हुआ है या मुख्य चुनौती बनी हुई है। कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। कोई भी बच्चे बहुत ऐसे रेयर केस होते हैं जब बच्चे 100 में से 100 नंबर ले आते हैं। जेएनएस के मज़दूरों ने एक शानदार संघर्ष खड़ा किया और लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जेएनएस के मज़दूरों की सबसे बड़ी गलती क्या थी, कमी क्या थी, कमज़ोरी क्या थी, चंद शब्दों में? देखिए जेएनएस के मज़दूरों की कमी तो एक जो उनकी जो नेतृत्व का जो मामला था, वो थोड़ा-सा मेरे को ये लगा कि जैसे 3-4 कोई भी यूनियन अगर स्ट्रगल करती है तो उसमें 3-4 लेवल की नेतृत्व होता है और एक नेतृत्व हटता है तो दूसरे लेवल का नेतृत्व संभाल लेता है और मतलब मजबूती से लड़ाई चलती है, तो उसका अभाव दिखा। दूसरा महिलाओं का मामला था तो कम पढ़े लिखे होने के कारण और एक हिचक होने के कारण, पुरुष का महिलाओं से बात होने के कारण, और या सेंट्रल ट्रेड यूनियन जैसा नेतृत्व को डेवलप करता है उसकी कमी के कारण जो नेतृत्व का जो मैच्योरिटी थी वो थोड़ी सी कम थी और उन्होंने संघर्ष को जुझारू तरीके से लड़ा। और जब हम इससे आगे क्या करेंगे इस तरह का मतलब उनके दिमाग में नहीं था या वो कोई फीचर नहीं बना पाए कि गेट जाम के बाद हमें क्या करना है, कितना आगे जाके हमें पीछे हटना है या कहाँ पे जाके समझौता करना है। इसमें उनकी गलती रही है। और दूसरा जो मेन गलती रही है कि वो कंपनी के लेवल पे अपने सभी वर्कर को एकजुट नहीं कर पाए। तो ये दो मेरे को बड़ी गलती दिखती हैं। बाकी जितनी भी ताकत थी उन्होंने जुझारू तरीके से लड़ा, एक मिसाल पेश की और मतलब कम ताकत में ज़्यादा कैसे लड़ा जा सकता है ये उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। ये नाचीज़ भी उस आंदोलन के इर्द-गिर्द लगातार बना रहा था और निश्चित तौर पे एक शानदार लड़ाई, एक शानदार आंदोलन, एक शानदार जोश-खरोश पैदा किया उसने आसपास के मज़दूरों, आसपास के फैक्ट्रियों में भी इस आंदोलन ने। लेकिन हाँ, ये कहना चाहूँगा कि जेएनएस के महिला और पुरुष मज़दूरों के बीच में आपसी तालमेल, अनुशासन, चिंतन मनन की प्रक्रिया में पारंगत होना, आपसी चर्चा से नित नए फैसले लेकर उनको लागू करना और पठन पाठन का अभाव, आसपास की अन्य फैक्ट्रियों की लड़ाइयों और देश दुनिया में हुई मजदूर आंदोलनों की से कुछ ना सीखना, उनको ना समझना, उनके बारे में ना सोचना और जो भी बाहरी लोग भी यदा-कदा आंदोलन में कोई समर्थन देने, सहयोग देने, सलाह देने, अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के हिसाब से वहाँ पहुँचे, उनका भी सही उपयोग जेएनएस के मज़दूर नहीं कर पाए। लेकिन इन सब के बाद भी हर हारी हुई लड़ाई बहुत कुछ सिखा के जाती है और हारी हुई लड़ाई हम जेएनएस के मज़दूरों को आगे की लड़ाइयों के लिए और पारंगत करेगी और ट्रेंड करेगी और ताकतवर बनाएगी और चेतना संपन्न बनाएगी और जेएनएस के मज़दूर जहाँ कहीं भी रहेंगे, अब इसके आगे की चेतना पे खड़े होके ही
आंदोलनों को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, करेंगे, आगे बढ़ाएँगे और इन प्रक्रियाओं से होते हुए हम लोग एक हिंदुस्तान में इनकलाब करके एक नया मज़दूर राज, एक मेहनतकश जनता का राज स्थापित करने की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे मज़दूर समाचार। मैं हूँ नरेश, मेरे साथ हैं योगेश और हम फिर किसी नए मज़दूर समाज की बात विचार समाचार के साथ आपसे जुड़ेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।